देखो, आज थोड़ा ब्रॉड में बात करते हैं पूरी अकाउंटिंग होती कैसे। सबसे पहले कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। एग्जांपल के लिए, तो हम गुड्स परचेज फॉर कैश है कोई एग्जांपल, तो हम सबसे पहले उसमें आइडेंटिफाई करते हैं फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन है या नहीं है। होगा तो हम उसे मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी, और मनी में मेजर करने के बाद उसे रिकॉर्ड करेंगे। तो जो रिकॉर्डिंग होती है वो कौन सी बुक में होती है? रिकॉर्डिंग होती है जर्नल में। उस बुक को बोलते हैं हम जर्नल। और हम चैप्टर नंबर 8 में इसीलिए जर्नल एंट्रीज पढ़ेंगे कि इस बुक में रिकॉर्डिंग कैसे होती है। डेबिट और क्रेडिट नेचर के साथ रिकॉर्डिंग होती है। जैसे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट एक्सपेंस है इसलिए डेबिट, और कैश डेबिट नेचर का था, कम हुआ डिक्रीज हुआ इसलिए क्रेडिट। तो ऐसे हम जर्नल में रिकॉर्डिंग करते जाते हैं, कौन सा अकाउंट डेबिट, कौन सा अकाउंट क्रेडिट, कौन सा अकाउंट डेबिट, कौन सा अकाउंट क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री करने के बाद क्या करते हैं हम? रिकॉर्डिंग के बाद जो अगली एक्टिविटी हम करते हैं उसको हम बोलते हैं पोस्टिंग। अगली एक्टिविटी पोस्टिंग है। मतलब जो जर्नल में हमने रिकॉर्ड किया था उसी को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पोस्ट कर रहे हैं। पोस्ट करने का मतलब होता है ट्रांसफर कर रहे हैं। उस बुक का नाम क्या है? लेजर। ये भी बुक है, ये भी बुक है। तो बेसिकली जो ये रिकॉर्डिंग से पोस्टिंग करते हैं हम, जो रिकॉर्डेड डेटा है उसको जब हम पोस्ट करते हैं, इस एक्टिविटी को हम बोलते हैं पोस्टिंग की बजाय क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम एक तरह से रफ कॉपी की तरह यूज करते हैं। अब ये बुक, ये आंसर लिखने के लिए नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग को सिखाने के लिए मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ। रफ बुक या रफ कॉपी, जैसे स्कूल गए तो हमने सारे सब्जेक्ट उसी बुक में लिख लिए, ऐसे ही जर्नल एंट्री में जैसे ही इवेंट होता है उस बुक में रिकॉर्ड करते जाते हैं। लेकिन दिन भर में हो सकता है 8-10 बार परचेज हुआ, 5-6 बार सेल हुआ, कभी फिक्स एसेट खरीदी, ऐसे मल्टीपल सारी चीज़ें एक ही जगह लिखी हैं। जब हम उसे क्लासिफाई करते हैं, मतलब सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन को एक जगह इकट्ठा करना, क्लास बनाना कहलाता है। एक क्लास बना दी, एक क्लास बना दी। तो परचेज की अलग बुक बन गई, सेल्स की अलग बुक बन गई, कैश की अलग बुक बन गई। कैश बढ़ा तो उस बुक में बढ़ गया, कम हुआ तो उसी बुक में कम हो गया। इस तरीके से जो बुक बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? लेजर। तो क्लासिफिकेशन वो एक्टिविटी है जिसमें हम लेजर बनाते हैं। समझ में आई बात? एक बुक बनाई जर्नल रफ कॉपी, और ये वैसी हो गई कि भाई अकाउंट्स की बुक में अकाउंट लिखा, बिजनेस की बुक्स में बिजनेस लिखा। मतलब जैसे एक फेयर कॉपी बन रही हो। मतलब हम एक जैसी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं। सेम या सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन को एक जगह इकट्ठा करना क्लासिफिकेशन करना कहलाता है। लेकिन हम यहाँ कोई नई एंट्री नहीं लाते, रिकॉर्डिंग नहीं है। रिकॉर्ड तो हो चुका है रफ कॉपी में, उसमें से पोस्टिंग हो रही है। रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग करने के बाद जो हम अगली स्टेप करते हैं उसे हम बोलते हैं समराइज करना। समराइज करने का मतलब होता है कि हर बुक का एक टोटल निकाला जाएगा। जैसे क्लासिफिकेशन तक तो काम रोज होगा, पर जिस दिन 31 मार्च आएगी, जिस दिन हमें बुक्स क्लोज करनी है, उस दिन हम देखेंगे टोटल परचेज कितना हुआ, टोटल सेल कितना हुआ। तो ऐसे हम इनकम को रिलेट कर देंगे किससे? एक्सपेंस से। ऐसे ही असेट को रिलेट कर देंगे लाइबिलिटी से। चार ही तो कंपोनेंट थे। दो फ्यूचरिस्टिक कंपोनेंट थे, असेट और लाइबिलिटी। दो प्रेजेंट पे कंसेप्ट थे, इनकम और एक्सपेंस। डेफिनेशन भी याद करा दूं। इनकम मतलब राइट टू रिसीव, प्रेजेंट राइट टू रिसीव। एक्सपेंस मतलब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू पे। इनकम और एक्सपेंस के रिलेशन से जो स्टेटमेंट हम बनाते हैं उसको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। और इस स्टेटमेंट में प्रॉफिट डिराइव होता है। तुम मुझे कॉमन सेंस से बताओ, तुमने अगर अपनी इनकम को कंपेयर करके देखा एक्सपेंस से तो क्या पता चलेगा?
हाँ, बचा को क्या बोलते हैं? बातें करो, प्रॉफिट बोलते हो ना। इनकम एक्सपेंस को कंपेयर करके क्या बनता है? या लॉस आ जाएगा। तो जिस स्टेटमेंट में हम इन दोनों को रिलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं, रिलेट करने का मतलब है कंपेयर करना, उस स्टेटमेंट का नाम है इनकम स्टेटमेंट। और वो इनकम स्टेटमेंट क्या डिराइव करके देता है, क्या निकाल के देता है? प्रॉफिट। जब असेट और लाइबिलिटी को हम कंपेयर करेंगे, रिलेट करेंगे, तो जो स्टेटमेंट बनता है उसका नाम है बैलेंस शीट। और वो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5, अकाउंटिंग इक्वेशन। उसमें कई क्वेश्चन है जिसमें उसने कहा है कि बैलेंस शीट बना दो। तो बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं? एक तरफ सारी असेट लिख देते हैं, एक तरफ लाइबिलिटी लिख देते हैं। एलएचएस पे लाइबिलिटी लिखते हैं, राइट हैंड साइड पे असेट लिख देते हैं। फिर वो दोनों के टोटल लिख देते हैं, वो मैच कर जाते हैं, उसको बैलेंस शीट बोलते हैं। तो इसमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है कि हमें कितने पैसे असेट है, मतलब जो इन्वेस्टेड पैसे हैं जिन पे हमारा राइट और कंट्रोल है। असेट की डेफिनेशन ही है फ्यूचर राइट, कंट्रोल, बेनिफिट। तो उस स्टेटमेंट में हमें पता चलता है कितनी चीज़ों पे हमारा फ्यूचर में राइट है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब उसमें आएंगे। और ऑब्लिगेशन भी आएंगी, ऑनर के प्रति कितनी है, बाहर वालों के प्रति कितनी है। बात समझ में आई? यहाँ पे पता चलती है फाइनेंशियल पोजीशन। तो देखो इसको एक बार और ध्यान से। जब समरी बनाएंगे तो वो जो चार अलग अलग कंपोनेंट थे उसमें से दो दो को कंपेयर करेंगे। प्रेजेंट प्रेजेंट के साथ इनकम एक्सपेंस, और फ्यूचर फ्यूचर के साथ असेट और लाइबिलिटी। जो प्रेजेंट वाले कंपैरिजन है वो कहलाएंगे इनकम स्टेटमेंट, और इनकम स्टेटमेंट से प्रॉफिट या लॉस बनेगा। जो फ्यूचर स्टेटमेंट है वो कहलाएंगे बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट से तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी। क्या पता चलता है? इधर रिजल्ट पता चलता है प्रॉफिट लॉस, उधर पता चलती है फाइनेंशियल पोजीशन की तुम्हारी बिजनेस में क्या एसेट है और क्या लाइबिलिटी है, फ्यूचर में क्या राइट, किन चीज़ों पे कंट्रोल है और क्या क्या चुकाना पड़ेगा तुम्हें। ये समझ में आया? तो अभी तक मैंने क्या क्या बताया? सबसे पहले जब तुम अकाउंटिंग करते हो तो क्या करते हो? एक दो स्टेप तो बिल्कुल बेसिक है। आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन एंड मेजर द ट्रांजेक्शन। आइडेंटिफाई करो फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजेक्शन है या नहीं, अगर है तो उसकी कितनी मॉनिटरी वैल्यू है, मनी की टर्म्स में कितना है। ये दो बेसिक स्टेप हुई, ये तो दिमाग में हो गई। फिर पेपर पे पहली स्टेप आती है रिकॉर्ड करना, तो ये तीसरी स्टेप हो गई रिकॉर्डिंग। किस बुक में रिकॉर्डिंग होगी? जर्नल। और इसमें ओरिजिनल एंट्री की जाएंगी। एंट्री यहीं करते हैं हम बुक्स में, फिर यहां से कर देते हैं उसकी पोस्टिंग। जिस बुक में पोस्टिंग करते हैं उसका मतलब ये होता है कि वो रफ कॉपी है, उसमें सब कुछ है, सारे अकाउंट्स हैं, लेकिन हम एक एक अकाउंट्स को अलग 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 करके मेंटेन करेंगे। तो हर अकाउंट की लेजर, जैसे कैश अकाउंट अलग लेजर बन गई, परचेज अकाउंट अलग लेजर बन गई, सैलरी अकाउंट, जितने नाम अलग अलग दिख रहे हैं हर किसी की एक लेजर बनेगी, ताकि एक जगह वो सब इकट्ठे हो जाएं। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि सेम नेचर की चीजों को एक जगह इकट्ठे करते हैं, इसीलिए क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन। इस बुक का नाम है लेजर। फिर
जब लेजर भी बन गई, सबको एक जगह क्लासिफाई कर दिया, फिर हम बनाते हैं समरी। समरी बनाने में हम पहले तो इनका टोटल करते हैं कि पूरे साल में परचेस कितनी हो गई, पूरे साल में सेल कितनी हो गई। साल के अंत पे जाके समरी बनती है। साल भर तक तो बार बार रोज वही होता रहा, आइडेंटिफाई किया, मेजर किया, रिकॉर्ड किया, पोस्टिंग कर दिया, आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड, पोस्टिंग रोज होता रहा। 31 मार्च आई, उस दिन हमें अपने अकाउंट्स बुक बंद करने हैं, जिस दिन बंद करने हैं उस दिन बनेगी समरी। समरी बननी है तो पहले टोटल कर लेते हैं। टोटल करके एक स्टेटमेंट बनाते हैं, उसका नाम होता है ट्रायल बैलेंस। उसके अंदर क्या होना चाहिए, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट आ जाता है। मतलब ये होता है कि भाई आपने जो भी ट्रांजेक्शन किया उस पर बराबर डेबिट और बराबर क्रेडिट रिकॉर्ड किया, तो जितना इनफ्लो है उतना ही आउटफ्लो होना चाहिए। तो ट्रायल बैलेंस में ये करने के बाद फिर हम दो स्टेटमेंट बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद जो स्टेटमेंट बन रहे हैं उसमें दो दो चीज़ों को कंपेयर किया जा रहा है। एक है इनकम स्टेटमेंट, उसमें प्रॉफिट निकालना है, इसलिए कंपैरिजन किसका होगा, चारों में से, इनकम और एक्सपेंस का। चार ही तो चीज़ें, इनकम, एक्सपेंस, असेट और लाइबिलिटी। तो इनकम एक्सपेंस कंपेयर करके प्रॉफिट मिल जाएगा, और असेट लाइबिलिटी कंपेयर करके क्या पता चलेगी, फाइनेंशियल पोजीशन। तो आप इनको कह सकते हो ये दोनों फाइनेंशियल रिजल्ट है कंपनी के, एक प्रॉफिट की टर्म्स में और एक पोजीशन की टर्म्स में। समराइज करने के बाद क्या करेंगे, समराइज करने के बाद करेंगे एनालाइज एंड इंटरप्रेट। यहां से अकाउंटेंसी चालू हो जाती है। अब समझना, एनालाइज एंड इंटरप्रेट, और लास्ट में है कम्युनिकेशन। जिसके काम की इंफॉर्मेशन है उसको ये बात बता दो, उसको रिपोर्ट दे दो, उसको ये स्टेटमेंट भेज दो, ताकि वो डिसीजन ले पाएगा। तो एनालाइज और इंटरप्रेट में हमने क्या किया है सर, एनालाइज और इंटरप्रेट पे हमने क्या किया है, देखो हमने रिलेशन बनाए हैं इन आइटम्स के जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यूज हुए हैं या जो बैलेंस शीट में यूज हुए हैं। तो बैलेंस शीट कब बन गई थी, बैलेंस शीट तो समराइजिंग पे ही बन गई थी। तो बैलेंस शीट को समराइजिंग में बना लेते हैं, इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, जिसको मैं इनकम स्टेटमेंट बोल रहा हूं, इसको यहीं बना लेते हैं, और इस स्टेटमेंट की स्टडी करते हैं, रिलेशन ढूंढते हैं अलग अलग कंपोनेंट के बीच में, जैसे सेल और परचेज का रिलेशन, असेट, ऑनर की कैपिटल और असेट का रिलेशन। तो अलग अलग जो आइटम्स दिए हैं इनकम स्टेटमेंट में और बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में, उनको रिलेट करते हैं और उससे कुछ कंक्लूजन बनाते। फिर जो ये रिपोर्टिंग है तुम्हारे एनालिसिस की, इंटरप्रिटेशन की, इसे कम्युनिकेट कर देते हैं अकाउंटिंग यूजर को। किसको, अकाउंटिंग यूजर को। अकाउंटिंग यूजर कौन होते हैं सर, ऑनर, उसे इन अकाउंट्स से बहुत सारे डिसीजन लेने, मैनेजमेंट, उसे भी डिसीजन लेने। तो अकाउंट, ऑनर और मैनेजर जो है वो इंटरनल यूजर है जो बिजनेस में ही है, एक्सटर्नल यूजर भी है, गवर्नमेंट, एम्प्लॉय। सर एम्प्लॉय तो कंपनी में ही काम करता है, अरे लेकिन उसका डिसीजन मेकिंग में कोई रोल थोड़ी है। जो डिसीजन मेकिंग में रोल वाले लोग हैं वो इंटरनल, और जो अदरवाइज रोल वाले हैं वो एक्सटर्नल। तो उन सारे यूजर्स को ये कम्युनिकेट कर देते हैं, कम्युनिकेट कर देते हैं मतलब ये दोनों स्टेटमेंट के बारे में और ये एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के बारे में बता देते हैं। तो फिर से प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग कह लो या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग कह लो। सबसे पहले तुम आइडेंटिफाई करते हो कि फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन है या नहीं, दिमाग में कर लिया पढ़ के इंफॉर्मेशन। मेजर भी दिमाग में कर लिया कि ये मनी की टर्म्स में कितने रुपए का ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन है और इतनी मनी इन्वॉल्व है। उसके बाद तुम करते हो रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग करने का मतलब है उसको प्राइमरी बुक में लिखो, मतलब ओरिजिनल एंट्री करो। और इस बुक को हम क्या नाम से बुलाएंगे, जर्नल। ये ढंग से समझो, जो ओरिजिनल एंट्री होती है वो किताब का नाम क्या है, इसीलिए इन एंट्रीज को भी जर्नल एंट्रीज बोलते हैं। चैप्टर नंबर 8, उसके बाद चैप्टर नंबर 9 आता है हमारा। वो क्या होता है, इस जर्नल बुक से हम एक और बुक बनाते हैं जिसमें जिसमें सेम नेचर को एक जगह लिख देते हैं। जो परचेज परचेज है वो एक साथ, जो सेल सेल है वो एक साथ, जो सैलरी सैलरी है वो एक साथ। तो सेम नेचर को एक जगह इकट्ठा करना मतलब क्लास बनाना, इसीलिए ये स्टेप क्या कहलाती है, क्लासिफिकेशन। तो ये क्लासिफिकेशन की स्टेप में क्या हम नई एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, नहीं। जो जर्नल में रिकॉर्डेड एंट्री हैं
उन्हें ही ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। और इस ट्रांसफर करने को ही क्या ये ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? पोस्टिंग। तो स्टेटमेंट ऐसे बनता है, जर्नल बुक से पोस्टिंग करके हम लेजर बुक बनाते हैं। मतलब जो एंट्रीज जर्नल में लिखी हैं वो तो सारी लिखी हैं, सेम नेचर की एंट्रीज को उठा के एक क्लास बनाया, परचेज अकाउंट, सारे परचेज उस अकाउंट में आ गए। कैश जब भी आया गया कैश अकाउंट में आ गया, बैंक के थ्रू आया गया बैंक अकाउंट में आ गया, कैपिटल के थ्रू कुछ चेंज हुआ कैपिटल अकाउंट में आ गया। तो हर अकाउंट को इकट्ठा कर दिया। साल भर में वो तो बार बार हुए होंगे कई बार, सब एक जगह आते जाते हैं। तो ये ट्रांसफरिंग प्रोसेस जो है वो पोस्टिंग कहलाती है। ये 4 स्टेप समझ में आई? ये 4 हम बार बार करते रहेंगे। फिर हम बनाते हैं समरी। ये कब बनाते हैं? आखिरी दिन। समरी बनाने का मतलब क्या है? वो कैश में कई ट्रांजैक्शन है उसका टोटल करो भैया, कैश डेबिट नेचर पे बचा है कि क्रेडिट नेचर पे, परचेज कितना हुआ पूरे साल में, टोटल हो जाता है। टोटल होने के बाद हम उसका ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाते हैं। किसको कंपेयर करके? इनकम और एक्सपेंस को करके। फिर बैलेंस शीट बनाते हैं, किसको कंपेयर करके? एसेट और लाइबिलिटी को कंपेयर करके। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें कौन कंपेयर हुई है? इनकम वर्सेस एक्सपेंस। इसमें कौन कंपेयर हुई है? एसेट वर्सेस लाइबिलिटी। समझ आया? जो स्टेटमेंट इनकम एक्सपेंस कंपेयर करेगा वही तो निकालेगा प्रॉफिट या लॉस। P&L का मतलब है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट इसमें आती है एसेट और लायबिलिटी, पोजीशन बता देगी। एनालिसिस, ये जो आइटम P&L और बैलेंस शीट में लिखे हैं, इन्हीं आइटम को, जो P&L और बैलेंस शीट में लिखे हैं इन्हीं आइटम को रिलेट करके हम कुछ इंटरप्रिटेशन और कंक्लूजन बनाते हैं, ये एनालिसिस है। और लास्ट में जो कुछ भी ये रिपोर्टिंग है, बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है, एनालिसिस है, इसको कम्युनिकेट कर देते हैं अकाउंटिंग यूजर के पास टाइमली बेसिस पे, ताकि वो इसका यूज करके क्या कर पाए? डिसीजन मेकिंग कर पाए। ये है पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस, पूरी अकाउंटिंग कैरेक्टरिस्टिक। ये समझ में आई या नहीं आई? ये 6 या 7 या 8 स्टेप्स में कवर हो गई है। इसको रिवाइज करो। करो एक और बार रिवाइज और मेरे को समझाओ कि तो बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का रिलेशनशिप किस तरह देखा जाना चाहिए। बुक कीपिंग को अगर मुझे डिफाइन करना है तो मैं कहूंगा कि इट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग को डिफाइन करना है तो मैं कहूंगा इट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। तो सबसे वाइडर टर्म तो हो गई अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी आएगी तो अकाउंटिंग कर पाओगे, और अकाउंटिंग करने के लिए पहले बुक कीपिंग करनी पड़ेगी। बुक कीपिंग में हम केवल आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड और क्लासिफाई तक करते हैं काम। मतलब लेजर बना ली हमने, रिकॉर्ड कर लिया मतलब जर्नल बना ली, क्लासिफाई कर लिया मतलब लेजर बना ली। लेकिन आगे के तीनों एस्पेक्ट, जैसे बैलेंस शीट बनाना, इनकम स्टेटमेंट बनाना मतलब समरी बनाना, प्रॉफिट निकालना, या एनालाइज और इंटरप्रिटेशन मतलब उन P&L अकाउंट के आइटम्स और बैलेंस शीट के आइटम्स को कंपेयर करना, या कम्युनिकेशन, ये सब पार्ट जब हम जोड़ेंगे बुक कीपिंग में तब वो बनेगी क्या? अकाउंटिंग। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो सर हमने तो 7 स्टेप पढ़ी थी, सातों हो गई, अब अकाउंटेंसी क्या है? तो अकाउंटेंसी ये कहती है कि भाई अकाउंटिंग करोगे कैसे, उसके थ्योरी क्या है, उसके प्रिंसिपल क्या है, उसका सिस्टम क्या है, ये भी तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो अकाउंटिंग इस एस्पेक्ट को कवर करके तुमसे अकाउंटिंग करवाती है। तो अकाउंटिंग करने के लिए हमें अकाउंटेंसी पढ़ना पड़ती है। अकाउंटेंसी इस बात का जवाब देगी कि क्यों, वाई, किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड क्यों किया, या वो इस बात का भी जवाब देगी कि चलो रिकॉर्ड करना है, ये पता चल गया तो कैसे करोगे रिकॉर्ड। तो जो अकाउंटिंग थ्योरीज हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं या अकाउंटिंग सिस्टम्स है, इसकी स्टडी करके ही आप अकाउंटिंग करोगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि अकाउंटेंसी इज मच वाइडर एस्पेक्ट देन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग उसको देख के की जाती है, उसको समझ के की जाती है, उसको सीख के की जाती है। तो अकाउंटेंसी सबसे बड़ा सर्कल, उसके अंदर आता है अकाउंटिंग,
उसके भी अंदर आता है बुक कीपिंग। कोई समस्या है? तो इसके डिफरेंस एग्जाम में आने के चांस है। अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का डिफरेंस, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का डिफरेंस। तो इनको एक बार रीड करो, और अगर डाउट है तो पूछो। अभी दोनों डिफरेंस रीड करो बस अब। हम्म। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस कैसे देखेंगे हम? सबसे पहली बात तो ये केवल 4 ही स्टेज तक जाता है। पहली बात ये याद रखो, आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड और क्लासिफाई। जबकि ये उन 4 के बाद मेन काम शुरू होता है इसका। वो तो रोज कर रहे हैं हम। इसका काम है एनालाइज, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट है समरी बनाना। तो आगे की जो 3 स्टेज थी, ये तो हो गई ना, 1 2 3 4, फिर ये शुरू होती है 5 6 और 7। हमने ऑर्डर पढ़ा है ना इनका, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस में हमेशा ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। बात समझ में आई? हाँ। किसी भी चीज़ की प्रोसेस पढ़ो तो उसका ऑर्डर नहीं भूल सकते आप। सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हो तो किसी भी ऑर्डर में लिख लो, पर प्रोसेस कैसी होती है? पहले का आउटपुट, दूसरे का इनपुट। अरे पहले आइडेंटिफाई करोगे तो मेजर करोगे, मेजर कर लोगे तो रिकॉर्ड कर पाओगे, रिकॉर्ड करोगे तो रिकॉर्ड करोगे तो क्लासिफाई कर पाओगे, लेजर बनेगी तब। लेजर बनाओगे तो समरी बना पाओगे, ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। लेजर नहीं बनाओगे तो ये बना ही नहीं पाओगे, सबको अलग अलग करना पड़ेगा। ये करोगे तो इंटरप्रिटेशन एनालिसिस होगा, और इंटरप्रिटेशन एनालिसिस करोगे तो लोगों को कुछ कम्युनिकेट कर पाओगे। ये प्रोसेस है। तो इसलिए शुरू की 4 स्टेज किस में आती हैं? बुक कीपिंग। अगली 3 स्टेज ऑब्वियसली जब 4 हो जाएंगी तब शुरू होंगी। तो अगली 3 स्टेज आती है किसमें? अकाउंटिंग में। बात समझ में आई? समराइज, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन। अगली बात, शुरुआत की 4 स्टेज थी जिसके बिना अकाउंटिंग नहीं हो पाएगी। पहले वो डेटा तो चाहिए जिसमें अकाउंटिंग होगी, इसलिए उसको बुक कीपिंग को बोलते हैं प्राइमरी स्टेज। जबकि प्राइमरी स्टेज कंप्लीट हो चुकी है, डेटा क्लासिफाई हो चुका है, अब हमें समरी बनानी है, अब हमें इंटरप्रिटेशन करने हैं, अब हमें कम्युनिकेट करना है। तो ये सेकेंडरी स्टेज होती है। ऑब्वियसली ये बुक कीपिंग के बाद स्टार्ट होती है। बुक कीपिंग वो 4 स्टेज करने का क्या पर्पस था, क्या ऑब्जेक्टिव था? बेसिकली रिकॉर्ड मेंटेन हो जाए, लेकिन उस रिकॉर्ड से रिजल्ट निकल जाए, ये पर्पस था अकाउंटिंग का। तो एक बुक का पर्पस है बुक कीपिंग, एक प्रोसेस का पर्पस है रिकॉर्ड मेंटेन करना, एक प्रोसेस का पर्पस है रिजल्ट निकालना। जो वो चारों काम थे मैंने कहा, वो तो डेली और रेगुलरली होंगे, हर रोज होंगे। लेकिन अकाउंटिंग रोज थोड़ी होगी। समरी तो आखिरी दिन बनेगी, इंटरप्रिटेशन आखिरी दिन निकलेगा ईयर एंड पे। इसका नेचर जो है वो रूटीन है, रूटीन जॉब है ये। और ये एनालिटिकल जॉब है जो किसी एक पर्टिकुलर डेट या पर्टिकुलर इवेंट पे की जाती है। ऑब्वियस बात है, तुम बताओ, रूटीन काम करना है अगर, तो ट्रेंड स्टाफ की जरूरत है क्या? नहीं, इट डू नॉट रिक्वायर ट्रेंड स्टाफ। लेकिन ऑब्वियसली एनालिसिस काम करना है तो आपको कैसा चाहिए? ट्रेंड स्टाफ। इसमें किसी खास स्किल की जरूरत है क्या? नहीं। लेकिन क्या इसमें स्किल और एबिलिटी की जरूरत है? बिल्कुल एबिलिटी की जरूरत है, क्योंकि बिना स्किल और एबिलिटी के आप एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाओगे। बात समझ में आई या नहीं आई? तो अब तो बहुत आसान हो गए। एक बात करो कि किस स्टेज तक कौन सी प्रोसेस जाती है। दूसरी बात करो, जो पहली 4 स्टेप्स हैं इसलिए वो प्राइमरी स्टेज है, वो अगली 3 स्टेज है इसलिए वो सेकेंडरी स्टेज है। 4 खत्म होने के बाद फिर इनका ऑब्जेक्टिव था केवल रिकॉर्ड मेंटेन करना, इनका ऑब्जेक्टिव था रिजल्ट बनाना। फिर ये रूटीन नेचर का काम था, वो एनालिटिकल नेचर का काम था। फिर इसमें कोई स्किल्ड स्टाफ की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई ट्रेंड स्टाफ की ज़रूरत नहीं है, उसमें स्किल की ज़रूरत है और उसमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तभी आप अकाउंटिंग कर पाओगे। अब तो याद हो गया होगा। अब मुझे बताओ कि वो जो दूसरे 3 डिफरेंस है वो, और फिर बताओ कि सर आप बता दो तो मैं वो भी बता दूंगा, और तुमको हो जाएंगे खुद से तो खुद से कर लो। वो जो 3 वाले डिफरेंस है। पढ़ो और देखो और बताओ। अकाउंटेंसी का मतलब मैं समझा चुका हूँ तुम्हें।
उसमें प्रिंसिपल थ्योरी सिस्टम आता है जिससे आप ये सीखते हो अकाउंटिंग। हम्म। तो अगला जो टॉपिक है वो है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। सब में मैंने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन नहीं लिखा है बार बार, ऑब्वियसली ये सब में आप वो यूज़ करो। रिलायबिलिटी, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, तो क्या कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो रिलायबल तब होगी जब वो इंफॉर्मेशन फैक्ट्स पे बेस्ड है और वो वेरीफाई हो सकती है किसी एविडेंस से। जब कोई इंफॉर्मेशन किसी फैक्ट पे बेस्ड है और उसके एविडेंस मौजूद है, तभी तो ट्रस्ट आएगा अकाउंटिंग यूजर का अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे। आप कह रहे हो इतने रुपए की परचेज हुई है तो साथ में बिल होने चाहिए उसके, इतने रुपए की सेल हुई है तो इनवॉइस होना चाहिए उसकी, इस प्रॉपर्टी पे तुम्हारा कंट्रोल है तो उसके पेपर्स होना चाहिए तुम्हारे पास। तो जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आप अपने बुक्स में, आप अपने अकाउंट्स में प्रेजेंट कर रहे हो, दे मस्ट बी बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स, दे मस्ट बी बेस्ड ऑन सम एविडेंस। तो ही आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन काम की है, तभी उस पर भरोसा कर पाएगा अकाउंटिंग यूजर। अगली बात है रिलेवेंसी। आपकी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो रिलेवेंट तब है जब यूजर को, जो उसे तो डिसीजन मेकिंग करनी है, इसलिए उसे इंफॉर्मेशन चाहिए। तो डिसीजन मेकिंग के लिए जिस इंफॉर्मेशन की नीड या वांट है, वो इंफॉर्मेशन आप उसे दोगे, वो इंफॉर्मेशन आपके बुक्स में प्रेजेंट है, तो ही आपका जो अकाउंटिंग है, जो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो रिलेवेंट कहलाएगी। अगर वो उसके डिसीजन मेकिंग में काम की नहीं है, वो डिसीजन मेकिंग की नीड एंड वांट रिक्वायरमेंट को पूरा ही नहीं करती है, तो आपके अकाउंट्स बेकार है। उसमें जो आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो रिलेवेंट नहीं है, हम ये बोलेंगे। अगर उस पर ट्रस्ट, चलो इंफॉर्मेशन मिल रही है पर उसके एविडेंस नहीं मिल रहे, तो हम कहेंगे उसमें रिलायबिलिटी की कमी है। लेकिन अगर वो मेरी नीड एंड वांट ही सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो मैं कहूंगा मेरे लिए ये इंफॉर्मेशन रिलेवेंट नहीं है, इररिलेवेंट है। तो रिलेवेंसी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि अकाउंटिंग यूजर अपने डिसीजन मेकिंग के समय उनकी नीड एंड वांट के अनुसार उन्हें डेटा मिल सके। बात समझ में आई? इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना चाहिए। अगली बात है अंडरस्टैंडेबल। आपको ऐसे प्रेजेंटेशन करना चाहिए अपनी इंफॉर्मेशन का कि आसानी हो समझने में। प्रेजेंटेशन से समझने की आसानी का बहुत लेना देना है। स्कूल में टाइम टेबल मिलता है तो वो ऐसा प्रेजेंट है टेबलर फॉर्मेट में कि आप आसानी से अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। सोचो वो सब पैराग्राफ में लिख दें तो। बात समझ में आ रही है? तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, लीनियर प्रेजेंटेशन, टेबुलर प्रेजेंटेशन, डिपेंड करता है। तो हमने भी तो अकाउंटिंग में हमने एलएचएस और आरएचएस दो साइड बनाई, डेबिट और क्रेडिट उनको नाम दिए, ये सब क्या है? प्रेजेंटेशन का पार्ट है। इससे क्या होता है? आसानी होती है अंडरस्टैंडिंग में। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अकाउंटिंग प्रोसेस अगर ठीक से फॉलो करोगे तो अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ती है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो इजी टू अंडरस्टैंड हो। कंपेरेबल, हमने रूल्स बनाए, क्यों बनाए? इस कैरेक्टरिस्टिक को लाने के लिए अपने अकाउंट्स में। हमारे अकाउंट्स कंपेरेबल होंगे क्योंकि सभी लोग डेबिट और क्रेडिट के सेम रूल्स, सेम प्रिंसिपल, सेम थ्योरीज यूज कर रहे हैं, हम भी तो वही सीख रहे हैं। इससे आसानी क्या होती है, इससे क्या क्वालिटी मिलती है, इससे क्या फायदा होता है? आप अपने ही पास्ट को अपने प्रेजेंट से कंपेयर कर लो, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर कर लो। तो ये क्वालिटी कब आती है अकाउंट्स में? जब हम अकाउंट्स को सेम सेट ऑफ स्टैंडर्ड या रूल पे बनाते हैं। इसीलिए कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो कंपेरेबल तभी होगी, दूसरी डेटा से वो तभी कंपेयर कर सकता है जब वो दूसरा डेटा और आपका डेटा सेम सेट ऑफ रूल्स पे बना हो। तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में होनी चाहिए, तो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बेटर होगी। कोई डाउट है क्या? तो ये चारों क्या कहलाती है? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग